हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बांसल केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल क्या होता है और ऑक्टेट रूल की हमने पढ़ी थी लिमिटेशंस कि ऑक्टेट रूल क्यों फेल हो गया। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में सिलेबस डाला है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो उसका पहला टॉपिक ऑक्टेट रूल था, वो हमने पढ़ लिया, लिमिटेशंस भी पढ़ ली। तो नाउ आता है बॉन्ड पैरामीटर्स, वो हम आज पढ़ेंगे कि बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है जी। उससे पहले हमने बीवीटी थ्योरी भी कवर कर ली। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज हम शुरू करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप वो लेक्चर्स देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तभी आपको आगे चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो उसके बिना आपको आगे के लेक्चर्स भी नहीं समझ में आएंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। व्हाट इज़ बॉन्ड पैरामीटर्स? बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए पहले। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी, जिसको कि हम बॉन्ड इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो बॉन्ड पैरामीटर्स हम इस लेक्चर में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर कवर करेंगे, एंगल कवर करेंगे। तो नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम इंथैल्पी और ऑर्डर कवर कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। So these bond parameters offer insight into the stability of chemical compound and the strength of chemical bonds holding its atom together। इसमें क्या होएगा, जो भी एटम होएगा वो जो बॉन्ड पैरामीटर्स है, जैसे कि हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे, उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलेगा कि जो केमिकल कंपाउंड है वो कितना स्टेबल है, मतलब वो स्टेबिलिटी बताएगा, और स्ट्रेंथ, उनके बीच में कितनी स्ट्रेंथ है वो हमें इन बॉन्ड पैरामीटर से पता चलेगी। ठीक है जी। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जब दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो एटम्स के बीच में जो एटम्स बॉन्ड बना रखा है जिन्होंने, तो उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होएगा उसको हम बोल लेंगे बॉन्ड लेंथ। तो एक बार दोबारा डेफिनेशन देखो, ये मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया तो हम थोड़ा सा स्लो मोशन में चलते हैं। देखिए जी, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई बॉन्डेड एटम्स, मतलब दो जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी। देखिए, ये एक एटम है, ये एक एटम है। ठीक है, दो एटम हो गए। इन दोनों एटमों का ये वाला न्यूक्लियस है, इस एटम का ये वाला न्यूक्लियस है। अगर हम इनका डिस्टेंस देखें, मतलब देखो, इसका ये वाला रेडियस हो गया, इसका ये वाला रेडियस, इन दोनों का जो डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम में उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल्स टू आर ए, मतलब रेडियस ऑफ ए जो एटम है उसका प्लस रेडियस ऑफ बी एटम का। तो ए बी के बीच में जो डिस्टेंस होएगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये तो हमने पढ़ ली बॉन्ड लेंथ दो एटम्स के बीच। अब हम पढ़ेंगे दो कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच में कैसे बॉन्ड लेंथ हम फाइंड करेंगे। ठीक है। तो देखिए, कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो दो एटम्स के बीच में जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। राइट। सो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में देखिए, द रेडियस इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स। मतलब क्या है, जब दो सिमिलर एटम हम लेके चलेंगे, मतलब यहाँ पे ए एटम है और दूसरा एटम भी कौन सा है, ए एटम। ठीक है। जब दो सिमिलर एटम्स के न्यूक्लियस का हम डिस्टेंस देखेंगे, रेडियस इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ सिमिलर एटम्स, मतलब इसका रेडियस देखो और इसका रेडियस देखो। जब हमने इन दोनों का रेडियस देखा तो क्या हो गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस होएगा उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। जो आपस में इसको ज्वाइंट कर रहा है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। ठीक है। रेडियस इज हाफ द डिस्टेंस
बिटवीन न्यूक्लियई ऑफ टू सिमिलर एटम, दो सिमिलर एटम के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, विच आर ज्वाइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड, और जो किससे ज्वाइन कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड से ज्वाइन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखिए बॉन्ड लेंथ इज इक्वल्स टू आर ए, मतलब रेडियस ऑफ एटम ए का प्लस रेडियस ऑफ एटम दूसरे का ए। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए दो एटम हमने सेम लिए हैं, बट यहाँ पे क्या है, दोनों एटम का साइज भी तो डिफरेंट हो सकता है, ये तो नहीं कि हम हमेशा सेम साइज के ही एटम्स लेके चलेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हमने जो एटम्स का लिया है वो थोड़ा सा साइज का चेंज करके लिया है। अब यहाँ पे देखो ये जो ए एटम है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू बी एटम, राइट। सो यहाँ पे देखिए ए एटम का जो रेडियस ये आ गया और बी एटम का रेडियस ये आ गया। अब जब दोनों को रेडियस को हम प्लस कर देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, एटम का रेडियस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पूरे ए बी को बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटम रेडियस। एटम रेडियस क्या होता है, जब दो एटम्स के बीच का ये इसका रेडियस होगा, ये इसका रेडियस होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगी, बॉन्ड लेंथ बनेगी। अब बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होएगी उतना ही एटम का रेडियस होएगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जितना एटम बड़ा होगा उसका रेडियस भी उतना बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए बी एटम जो है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ए, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बी एटम का रेडियस ज़्यादा होएगा एज कंपेयर टू ए, क्योंकि ए का जो साइज़ है वो छोटा है। जब छोटा साइज़ है तो रेडियस भी छोटा होएगा। अब बी का साइज़ बड़ा है तो इसका रेडियस भी ज़्यादा होएगा। तो यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल्स टू आर ए, मतलब रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी। तो ये आ गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड का। नाउ हम पढ़ते हैं वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि वंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मे बी मैं आपको उसका लेक्चर दे सकती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। डाइपोल मोमेंट, वंडर वॉल फोर्सेस, हम सारा वहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता कि वंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं तो वो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आपके लिए अलग सा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। वंडर वॉल रेडियस देखिए, यहाँ पे दो एटम हम अलग अलग लेके चलेंगे, मतलब इस को हम एक मानेंगे और इसको एक मानेंगे। ये O2 का मॉलिक्यूल लेके चले, ये भी O2 का। यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, F2 का भी ले सकते हैं, N2 का भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपका कौन सा एग्जांपल आप लेके चलोगे। यहाँ पे मैं आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, तभी आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। यहाँ पे देखिए दो सिमिलर एटम्स ले लिए, ये ए और ए, ये बी और बी, ठीक है। इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। अब ये एक सिमिलर एटम हो गया, ये एक हो गया। अब ये क्या हो गए, दो सिमिलर एटम्स जो हैं ये सेपरेट हो गए, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है जी। इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स विच आर बॉन्डेड बाय वंडर वॉल फोर्सेस। अब इनके बीच जो फोर्सेस लग रही हैं उसको हम बोलेंगे वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। आपको समझ में दोबारा समझाती हूँ। यहाँ पे हमने दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए हैं सेम एटम के, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है सेम एटम ए का, ये बी मॉलिक्यूल जो है सेम एटम बी का, ठीक है। दो एटम्स बनके एक मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पे दो एटम्स बनके एक मॉलिक्यूल बन गया। अब मॉलिक्यूल दो हो गए और एटम्स चार हो गए। अब जो दो मॉलिक्यूल्स बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं उसका हम बोलेंगे वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। अब जो इनके बीच में लेंथ, बॉन्ड लेंथ कौन सी होएगी, इसका रेडियस ले लेंगे और एक इसका रेडियस ले लेंगे। यहाँ से रेडियस नहीं लेके चलेंगे, रेडियस हम सिर्फ इस एटम का लेके चलेंगे जो पास पास में रहेंगे, मतलब जिनके बीच में फोर्सेस लग रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। अब इनके बीच में जो लेंथ होएगी उसको हम बोलेंगे वंडर वॉल रेडियस, या फिर सॉरी वंडर वॉल मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इसको अब हम काउंट कैसे करेंगे, ऊपर तो हमने जब भी पढ़ा था तो कैसे लिखा था, सॉरी यहाँ पे देखिए कैसे लिखा था वंडर वॉल को, आर ए प्लस आर बी, मतलब जो इसका रेडियस था,
इसका रेडियस और इसका रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस। अब हम वंडरवॉल रेडियस को कैसे लिखेंगे, देखिए आर वी मतलब आर रेडियस वंडरवॉल फोर्सेस का इज इक्वल्स टू ए बी, इसको ए मान रखा है, इसको बी, ए बी के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेम दो एटम्स लेके चले हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होएगी, बॉन्ड लेंथ होएगी ए बी, और रेडियस कैसे लिखेंगे, ए बी बाय 2, ठीक है। ये होगी हमारी वंडरवॉल रेडियस। ये बहुत ध्यान से समझना, अगर किसी को भी नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो वो नेक्स्ट आता है हमारा आयनिक रेडियस, ठीक है। आयनिक रेडियस क्या होता है, दो आयनिक से मतलब है कि जब दो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होएगा, ऑब्वियस सी बात है हम उसको ही बोलेंगे आयनिक रेडियस, ठीक है। तो आयंस कब बनते हैं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या फिर कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसको हम बोलते हैं आयंस, ठीक है। जब गेन करता है तो कौन सा साइन आता है, माइनस का। जब लूज करता है तो कौन सा साइन आता है, प्लस का। जब वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, और जब इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है तो उसको हम बोलते हैं अनायंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब रेडियस ऑफ मोनोटॉमिक आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। मोनोटॉमिक मतलब एक आयन का रेडियस को ही हम बोलेंगे आयनिक रेडियस। ये नहीं है कि इन दोनों के बीच का अब हम लेंथ देखेंगे, सिर्फ मोनोटॉमिक मतलब सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो यहाँ पे कैटायन हो गया और यहाँ पे अनायन हो गया, इन दोनों का जो रेडियस है वो क्या हो गया, आयनिक रेडियस, ठीक है। तो आगे आयनिक रेडियस में हम पढ़ते हैं, इन आयनिक कंपाउंड बॉन्ड लेंथ इज गिवन बाय द सम ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कॉन्सिक्यूटिंग एटम्स। मतलब ये बॉन्ड लेंथ तो अलग अलग हो गया, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, जब इन दोनों का सम करेंगे तो वो वहां से क्या आएगी, बॉन्ड लेंथ, मतलब आर प्लस प्लस आर माइनस, तो वो क्या हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ। जब दोनों के आयनिक रेडियस का सम होएगा तो उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। मैं आगे आपको करके भी दिखा रखा है, यहाँ पे देखो, ये है कैटायन का प्लस ये अनायन का, जब दोनों का सम कर दिया तो उसको हमने क्या बोला, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, हाउ कैटायन एंड आयन फॉर्म, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होता। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन आउट होता है, या हम बोल सकते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ से कैटायन बनता है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम बोलते हैं अनायन, तो उसको अनायन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वहाँ पे। तो अनायन ऑलवेज बिगर देन पेरेंट एटम, वाई, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो जेड इफेक्टिव ऑब्वियस ही बात है डिक्रीज होएगा। अब जेड इफेक्टिव जिन बच्चों को नहीं पता वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका भी लेक्चर अलग से ही बनेगा। जेड इफेक्टिव मतलब होता है कि न्यूक्लियस के पास जो फोर्सेस लग रही हैं इलेक्ट्रॉन पे उसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो कैटायन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होएगा इसलिए इसका साइज छोटा होएगा, ठीक है। और अनायन का जो जेड इफेक्टिव है वो कम होएगा इसलिए अनायन का साइज पेरेंट एटम से बिगर होएगा। अब जब बिगर होएगा तो उसमें रिपल्शंस भी ज़्यादा होंगी इसलिए उसका साइज रिपल्शन मान लो। अब कोई चीज़ अगर एक दूसरे को रिपेल कर रही है तो जब रिपेल कर रही है तो वो फैलेगी, जब फैलेगी तो उसका साइज क्या होएगा, बड़ा होएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत ईजी सा था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है जी। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ तो सॉरी हमने पढ़ लिया, आई एम सो सॉरी। बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल क्या होते हैं। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, बॉन्ड एंगल की पहले मैं आपको यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन बता देती हूँ, जो एनसीईआरटी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है तो बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता, तो यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल वे से लेके चलेंगे। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जब दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे मान लिए हमने सी ए बी सी, ठीक है। अब इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब ये दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। अब मान लो ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। जब सेंट्रल एटम के
अब ये बॉन्ड कैसे बना, ऑर्बिटल से। सी का भी ऑर्बिटल होएगा, ए का भी ऑर्बिटल होएगा। अब जब दोनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे या ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्ड बनता है। ये मैंने जब वीवीटी थ्योरी का लेक्चर दिया था उसमें भी बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अगर आपने वीवीटी थ्योरी का लेक्चर नहीं पढ़ा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक भी देख सकते हैं, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है केमिकल बॉन्डिंग से, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, यहाँ पे चाहे आप बॉन्ड लिख लो चाहे आप ऑर्बिटल्स लिख लो, क्योंकि ऑर्बिटल से मिलके ही क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है जी। तो ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आयन। अब मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं। अब जब दो ऑर्बिटल्स यहाँ पे इंटरमिक्स करेंगे या ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, और जो दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। आगे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम बॉन्ड एंगल फाइंड भी कर सकते हैं कि कितना बॉन्ड एंगल है। वो इस चैप्टर में नहीं है, वो आगे जाके हायर लेवल में आता है, जैसे कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना बॉन्ड एंगल है। ठीक है। बॉन्ड एंगल हमारी हेल्प करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने की। इससे हमें पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल की कैसे शेप होएगी। ठीक है। तो ये पोजीशन भी फाइंड करता है ऑर्बिटल्स की कि कौन सा ऑर्बिटल कहाँ पे है, तो जिससे हमें शेप पता चलती है और हमें बॉन्ड एंगल का पता चल जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर हमें शेप दे देता है सिंपल कि ये वाली शेप मॉलिक्यूल की बताओ कि आपका कौन सा बॉन्ड एंगल होएगा। तो बॉन्ड एंगल से हम शेप भी फाइंड कर सकते हैं और शेप से हम बॉन्ड एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका मैं आपको एक अलग सा चार्ट बना के दूंगी जिसमें आपको हर शेप का हर बॉन्ड एंगल मिलेगा, तो वो हम एक आध लेक्चर में देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर लीनियर बॉन्ड आता है, लीनियर शेप आती है, तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होएगा, 180 डिग्री। अब लीनियर मतलब ये देखिए ये लीनियर हो गया, ए सेंट्रल एटम है, ये बॉन्ड है दोनों बी से, तो इसके बीच में कौन सा 2 बॉन्ड, हमने यही पढ़ा था ना कि 2 बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो होता है बॉन्ड एंगल। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब आता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसकी शेप हो गई, ये क्या है, सेंट्रल एटम, 3 बी जो हैं इसके साथ अटैच है, तो 2 बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना बना है, 120 डिग्री का। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें मॉलिक्यूल की शेप पता है तब भी हमें बॉन्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं, और अगर एग्जामिनर हमें सीधा पूछता है कि इतने बॉन्ड एंगल की कौन सी शेप होएगी तो वो भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चार्ट बना के दे दूँगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से बॉन्ड एंगल की कौन सी शेप होएगी। ठीक है जी। सो आज के लेक्चर में हमने बॉन्ड पैरामीटर्स में 2 पढ़े हैं। एक तो बॉन्ड लेंथ, जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ी है, कोवलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ी हैं, और हमने पढ़ा आयनिक रेडियस, और एक हमने पढ़ा बॉन्ड एंगल जिससे हम शेप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी, जिसको कि हम बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों कवर करके उसके बाद मैं आपको बॉन्ड एंगल वाला चार्ट बना के दे दूंगी जिससे हमें सारे मॉलिक्यूल्स की शेप और एंगल का पता चल सकता है। एक ट्रिक